बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब घर पे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंध। यह वीडियो जो है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे दिया है। आप उसे जाकर ज्वाइन करके और इस चैप्टर का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि हम इस चैप्टर को जो है एनसीईआरटी की बुक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप स्कूल लेवल का एग्जाम तो दे सकेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं तो आप वहाँ भी जीके क्वेश्चन के लिए आप मतलब ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर निकलेंगे हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फसल उत्पादन और प्रबंध, ठीक है। क्या मतलब होता है फसल उत्पादन और प्रबंध का? तो इस चैप्टर में फिलहाल हम ये पढ़ने वाले हैं कि फसल होता है, जो फसल उगाई जाती है, जो किसानों के द्वारा उगाया जाता है, जिससे हम अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। आखिर उसका उत्पादन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे उसका उत्पादन किया जाता है और उसको कैसे प्रबंध करके रखा जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको उगाया जाते हैं, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ कि मतलब जो आपने देखा होगा कि किसान जो होते हैं ये बेलचा दराती का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, ठीक है। खुरपी हो गई, इन सब का औजार होता है जो किसान इसका इस्तेमाल करते हैं फसल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये औजार क्या होती है, कैसे हम फसल की खेती करते हैं, ठीक है। किस समय हमें क्या करना होता है, पौधे को किस वक्त क्या देना होता है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है ग्रीष्मावकाश में ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं, ठीक है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल। तो एक दिन की बात है कि मतलब गर्मी के मौसम में पहेली और बूझो जो है वो अपने चाचा के घर जाती है। उनके चाचा जो एक किसान है और वो एक दिन खेत पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो सारे बच्चे पहेली और बूझो कि उन्होंने कुछ औजार देखा खेत में, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर खुरपी देखा, उन्होंने दराती देखा, बेलचा देखा, हल देखा। ये सब कुछ औजार होते हैं जिनका इस्तेमाल किसान करते हैं। तो वो ये सब चीजें जो होती हैं अपने खेत में देखती हैं जब वो अपने चाचा के साथ खेत में जाती हैं। तो यहाँ पर बूझो है और ये जानना चाहता है कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं। आखिर उन्होंने जो खेत में खुरपी देखा, दराती देखा, बेलचा देखा, हल देखा, इन सभी का यूज जो होता है कहाँ होता है वो बूझो जानना चाहता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ का इसका इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, ठीक है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था यहाँ पर कि जो सजीव होते हैं, सजीव जिनमें जान होती है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और इसीलिए शायद आपको याद होगा कि पौधे को हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही प्राप्त कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य क्या करता है, ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्य और जंतु ये अपना भोजन बनाने में असमर्थ है, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो आखिर जंतु अपना जो भोजन खाते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर मनुष्य और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो बनाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन फिर भी जंतुओं को भोजन फिर मिलता कहाँ से? अगर वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं
तो जंतु या फिर मनुष्य को अपना भोजन मिलता कहाँ से? ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन जानेंगे यहाँ पे, चैप्टर में आंसर उसका जानेंगे। ठीक है, और भी है यहाँ पर, हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें भोजन खाना क्यों जरूरी है? तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि हमें भोजन खाना क्यों जरूरी है, ताकि हम जीवित रह सके, हमारे शरीर की वृद्धि हो सके ना। इसीलिए, क्योंकि अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो वैसी बात है कि आप जीवित नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो हम अपने जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि पाचन के लिए, शोषण के लिए, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सजीव जो भोजन खाते हैं, उनसे क्या होता है, जब वो भोजन खाते हैं तो उनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा का उपयोग जो है विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए करते हैं, जैसे कि पाचन करने के लिए, श्वसन के लिए तो भोजन किए हैं, ताकि उस जो ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा का उपयोग पाचन करने के लिए, ठीक है, भोजन का पाचन करने के लिए, श्वसन करने के लिए, साथ साथ उसको उत्सर्जन के लिए, हमारे बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें जो भोजन खाना खा के जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका इस्तेमाल हम पाचन के लिए, शोषण के लिए, उत्सर्जन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हम अपना भोजन केवल पादप से ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम अपना भोजन जो होते हैं पौधे से भी लेते हैं और जंतुओं से, यानी कि हम पौधे और जंतु दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो हम खाना खाते हैं इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम उसके आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूझो है, ठीक है, और यह जानना चाहता है क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के लिए इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको यही पता होगा कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग हैं, आखिर इन सब के लिए भोजन कैसे उपलब्ध होता होगा, इतना सारा भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि इतना भोजन कहाँ से आता है? अगर सोचा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब पहेली है, वो कहती है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। जब इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है तो इतनी जनसंख्याओं की भोजन की पूर्ति करने के लिए हमें भोजन को बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये वो का आंसर, पहले का आंसर है। देखते हैं आगे। यहाँ पर है कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन करना, उचित प्रबंधन करना और वितरण करना आवश्यक है। इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है तो इसको भोजन प्रदान करने के लिए इसका उत्पादन करना, भोजन का उत्पादन करना आवश्यक है, उसका उचित प्रबंधन, ठीक है, और साथ साथ उसका वितरण करना यानी कि बांटना भी आवश्यक है। ठीक है, तो इतने सारे जो लोग होते हैं इनको भोजन प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि भोजन का जो है सही तरीके से उत्पादन हो, उसका सही तरीके से उचित प्रबंधन किया जाए, उसको ठीक तरीके से रखा जाए, उसका सही तरीके से बांटा जाए। ये सब बहुत आवश्यक होता है किसी भी जनसंख्या को भोजन की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा यहाँ पर कृषि पद्धति क्या होती है। उससे पहले हम उसको पढ़ने से पहले जो यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर कि आखिर यह कृषि की खोज कब हुई, कृषि का खोज कैसे हुआ, कैसे लोगों ने मतलब कृषि करना शुरू किया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये टॉपिक है कृषि पद्धति।
ठीक है, कैसे कैसे कृषि का स्टेप हुआ, कैसे कैसे हमारा कृषि में डेवलपमेंट हुआ, हम उन सब चीजों के बारे में अब जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल, सब्जियां खाते थे तथा उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना शुरू कर दिया। तो अब बात है आज से लगभग जब 10,000 ईसी पूर्व चल रही थी, तो उस समय तक मनुष्य को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, किसी के बारे में। तो वैसे ही बस घुमंतु थे, मतलब घूमते फिरते रहते थे। वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए, आवास यानी कि रहने के लिए, मतलब समूहों का खोज करते रहते थे और समूह में जाते थे अपना भोजन खोजने के लिए और रहने का स्थान ढूंढने के लिए। और वो जो मनुष्य थे वो कच्चे फल को, सब्जियां को और साथ साथ उन जंतुओं को मारकर अपना भोजन लाना शुरू कर दिया। तो अब उनकी थोड़ी थोड़ी दिमाग डेवलपमेंट होने लगी। उन्होंने कच्चे फल खाना शुरू कर दिया, सब्जियां खाना शुरू कर दिया। उनकी दिमाग थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया, जंतु को मार के खाना शुरू कर दिया। ठीक है, कालांतर कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो देख सकते हैं कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ है, कैसे उन्होंने इतनी सारी मुसीबत को झेला होगी। पहले तो ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि जिससे कि आराम से खाना वाना मिल जाए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक कृषि का प्रारंभ हुआ और यहीं से हमारी कृषि की शुरुआत हो गई। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फसल किसे कहते हैं। और जब भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसल किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर यही देंगे कि जब एक ही प्रकार का पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं। ध्यान रहे कि एक ही प्रकार का पौधा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं पर हमने ईख की खेती कर ली, कहीं पर गेहूं कर ली, कहीं पर मक्का कर ली। ठीक है, एक ही प्रकार का आपका पौधा अगर किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं फसल। तो इस तरीके से आप इसके डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि फसल किसे कहते हैं। तो ये आपका, अगर आपसे पूछा जाता है फसल किसे कहते हैं, तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर यही लिख दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए अगर गौर करें यहाँ पर, तो गेहूं की फसल का अर्थ होता है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। मान लीजिए कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि मेरे पापा जी ने गेहूं की फसल की है। ठीक है, आप जो ये बात किसी से कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पापा जी ने जो गेहूं की फसल की है, वो जितने भी पौधे होंगे गेहूं की फसल में, वो सभी के सभी पौधे गेहूं के ही होंगे और बहुत बड़े स्थान में होगा। तब हम कहते हैं कि गेहूं की फसल हमने की है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल के लिए हो गया फसल का। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, हमें पता है कि फसल जो होती है विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गई। सब क्या है, फसलें हैं। आपकी अन्न जो होती है, आप खाना खाते हैं, दाल चावल सब अन्न है। सब्जियां आपकी अलग होती हैं, फल अलग होती है। तो क्या है, ये सब अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बात ऐसी है कि सब्जियां, फल, अन्न जो हम चावल दाल खाते हैं, ये सब जो पौधे होते हैं ना, इन सब पौधों को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, इन सब के अलग अलग फसलों के नाम होते हैं, और क्योंकि इन सबको अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, इसी वजह से फसल को जो है वर्गीकरण हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि अन्न को हम अलग मौसम में उगाते हैं, सब्जियां अलग मौसम में उगाई जाती है, फल अलग मौसम में उगाए जाते हैं।
तो इस तरीके से होती हैं और इसी वजह से इन सभी फसलों को अलग अलग मौसम में उगाए जाने के कारण इनको बांट दिया गया है फसलों में। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन से फसलों को बांट दिया गया है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं। देखिए, यहाँ पे बात ऐसी, अगर अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारा भारत जो है बहुत बड़ा एक विशाल देश है। ठीक है, यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जो जलवायु परिस्थितियाँ होती है सब अलग अलग है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हमारे देश में फिलहाल 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 28 राज्य की जो यहाँ पर तापमान होगा, जो उसकी बरसात होगी, ये सब अलग अलग होगी। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के लिए दूं तो अभी आप ये कह सकते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या मैं आपसे यही पूछूं कि क्या यही गर्मी जो है आपके यहाँ पर, क्या बिहार में भी इतना ही गर्मी है? तो आपका शायद आंसर हो सकता है नहीं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होती है। कहीं पे वर्षा हो रही होती है आज, तो कहीं पर नहीं हो रही होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जलवायु परिस्थितियां जो होती हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। और इस तरीके से जब क्षेत्र का मौसम अलग अलग है, जलवायु परिस्थितियां अलग अलग है, तो देश का विभिन्न भाग, भले ही एक देश है लेकिन देश का विभिन्न भाग जो है इन सब का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इन विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है और वो कुछ इस प्रकार के हैं। तो इन्हीं विविधताओं की वजह से क्या किया गया है कि फसल को मेनली दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, मोटे तौर पर, लेकिन वैसे तीन प्रकार के हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। इस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो फसल है वो दो प्रकार के हैं अभी मेनली। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन से। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहला यहाँ पर खरीफ फसल। ठीक है, आपका फसल जो है मेनली दो तरीके का होता है। एक आपका खरीफ फसल हो गया और दूसरा आपके पास हो गया रबी फसल। तो पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर खरीफ फसल क्या होता है। देखिए, खरीफ फसल ना वो फसल होती है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो ये है हमारा यहाँ पर खरीफ फसल का परिभाषा। अगर आपसे पूछे जाते हैं खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो फसल जिसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, बोया जाता है, उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम वर्षा ऋतु के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वर्षा ऋतु की हम बात करते हैं तो हमारे भारत देश में जो जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो सितंबर से जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, यानी कि जून के महीने से लेकर के सितंबर के महीने के बीच में वर्षा वाली ऋतु होती है और इस वर्षा की ऋतु में हम खरीफ फसल करते हैं। खरीफ फसल कौन कौन सी है देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए धान हो गया, ठीक है, धान हो गई, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये सब क्या है, खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। क्योंकि जो आप धान देखते हैं, मक्का देखते हैं, सोयाबीन देखते हैं या मूंगफली, कपास या फिर और भी चीज देखते हैं, ये सब ऐसी फसलें होती है, इन सब को बरसात वाले मौसम में उगाया जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे जाते हैं खरीफ फसल के एग्जाम्पल दीजिए। वैसे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि एग्जाम में जो है, स्कूल लेवल के एग्जाम में ज़्यादातर आपसे रबी फसल और खरीफ फसल के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं उसके आगे आपका हो गया रबी फसल। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल कौन सी होती है?
अभी हमने ऊपर देखा था कि खरीफ फसल तो वो होती है जो कि जो जून और सितंबर के महीने में उगाए जाते हैं, जून और सितंबर के बीच में उगाए जाते हैं। लेकिन रबी फसल कौन सी होती है? तो जरा आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो खरीफ फसल होती है वो वर्षा वाले ऋतु वाले मौसम में उगाए जाते हैं। लेकिन रबी फसल जो होता है आपका शीत ऋतु में, शीत ऋतु का मतलब होता है ठंडी वाले मौसम में इनको उगाया जाता है। ठंडी आपकी कब से कब तक पड़ती है? तो हमारे इंडिया में जो ठंडी पड़ती है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहती है। ठीक है, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के बीच में जितनी भी आपकी फसलें उगाई जाती हैं हम उनको रबी फसल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गई या अलसी हो गया, ये सब क्या है? रबी फसल है। तो आप इनके उदाहरण याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक ज्यादा जानकारी देती हूँ यहाँ पर कि खरीफ फसल और रबी फसल को छोड़कर भी एक और फसल होता है आपका, जिसका नाम होता है जायद। ठीक है, एक आपका जायद फसल भी होता है। जायद फसल के अंदर बच्चों वो चीजें आती हैं जैसे कि आपकी दालें हो गई या सब्जियां हो गया। ठीक है, दाल हो गई, सब्जियां हो गई या फिर आपके पास फ्रूट हो गया, फल हो गए, इन सबको उगाया जाता है। मेनली अगर हम बात करते हैं जायद फसल के बारे में तो ये आपका जो है मार्च से लेकर के जून जुलाई के बीच वाले जो मौसम होते हैं ना, मार्च अप्रैल को लेकर के और जून जुलाई के बीच का जो मौसम होता है उनमें उगाई जाती है आपकी फल, दालें और सब्जियां। ठीक है, ये आपकी जायद फसल होती है। ठीक है, चलिए उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने फिलहाल देख लिया कि यहाँ पर फसल जो है हमारे जैसे मौसम के आधार पर फसल को दो तीन भागों में बांट दिया गया। ठीक है, उसके हमने पढ़ ली कि वो कौन सी होती है फसल, उसका क्या क्या उदाहरण होता है। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ आपको दिख रहा होगा आधारित फसल पद्धतियाँ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर बोझो जो है, बोझो आपको दिख रहा होगा, ये जानना चाहता है कि धान शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि शीत ऋतु यानी कि ठंडी वाली मौसम। ठीक है, धान की बात करते हैं तो धान जो होती है एक खरीफ फसल है और धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो अब बोझो जानना चाहता है कि हम धान को शीत ऋतु यानी कि ठंडी वाले मौसम में क्यों नहीं उगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं उगा सकते ये देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देख रही हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, ये है पहेली। ठीक है, वो बोझो था और ये पहेली थी, पहेली है ये। ठीक है, पहेली कहती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि बोझो ने क्वेश्चन किया था कि हम धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, लेकिन यहाँ पर जो पहेली है उन्होंने बहुत अच्छा सा आंसर दिया है। पहेली कह रही है यहाँ पर कि धान को जो होता है बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, वर्षा की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ये उसको वर्षा जो है वर्षा ऋतु में ही मिल सकती है, शीत ऋतु में थोड़ी ना बारिश होती है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये था कि धान को जो होता है हम शीत ऋतु में नहीं उगा सकते, क्योंकि धान को उगाने के लिए हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक पानी हमें शीत ऋतु में नहीं मिल सकती। इसीलिए हम इसको शीत ऋतु में नहीं उगा सकते और इसी वजह से धान को हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा आंसर था ये। ठीक है, देखते हैं आगे। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अर्थ सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं उसके बारे में। तो अब जो है यहाँ पर किसान समय मतलब कि अवधि के अकॉर्डिंग अपना फसलों को उगाते हैं। किसान को पता होता है कि कब किस समय में कौन सा फसल उगाया जाएगा। ठीक है, और वो उसी कृषि पद्धति का इस्तेमाल करके तो अपना फसल जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप उगाते हैं और इस वजह से उनके फसल अच्छे होते हैं। ठीक है, देखते हैं वो कौन सी कृषि पद्धति है। तो ये रही वो कृषि पद्धति, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर।
आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर जो कृषि पद्धति यानी कि पौधों को जो उगाने का खेती करने का जो पहला स्टेप है कि आप पहले मिट्टी तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप है यहाँ पर कि आपको खेत में बुआई करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि अगर आप मान लीजिए कि आप ही फसल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपको उसके लिए स्टेप पता होना चाहिए कि फसल कैसे की जाती है। तो उसके लिए जरूरी पड़ेगा कि पहले आप अपना खेत की मिट्टी तैयार करेंगे, फिर आप उसमें बुआई करेंगे। जो बीज आप बोएंगे उसमें पहले आप मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उसमें बीज को बोएंगे। फिर तीसरा स्टेप होगा कि आप खाद और उर्वरक को डालेंगे उसमें। पहला स्टेप क्या था, मिट्टी तैयार करना, दूसरा उसमें बीज को बोना, और तीसरा स्टेप है कि आप खाद और उर्वरक को डालेंगे ताकि पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो सके, ठीक है। उसके अलावा आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसमें खेत में पानी देना आपको जरूरी होगा, ठीक है। सिंचाई हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप हो गया खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, खरपतवार का मतलब होता है कि बच्चों आपने कई बार देखा होगा कि फसल के साथ साथ क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा पौधा भी उग जाता है जो ना उस पौधे की जरूरत नहीं होती है, और किसान उसको क्या करते हैं, उस पौधे को हटा देते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और फिर किसान उसको हटा देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वो खरपतवार खेत में रहेगी तो जो पौधा हमने फसल उगाई है उसको उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। वो खरपतवार वाले पौधे होंगे वो सब आपके पोषक तत्वों को ले लेंगे। इसीलिए जो होता है फसल की अच्छे से वृद्धि करने के लिए उसको पोषण की कमी ना हो, इसीलिए हम पौधे से खरपतवार को सुरक्षा करते हैं। तो आपका पांचवा स्टेप हो गया कि आप पौधे को खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, और जो आपके पास छठा स्टेप है वो है आप उसकी कटाई करेंगे। जब आपका खरपतवार सुरक्षा कर देंगे तो आपकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तब आप उस फसल की कटाई करेंगे, और आपके पास सातवां स्टेप होगा कि आप उसे कटाई करके भंडारण करेंगे, फिर आप उसको बेचकर अपना पैसा कमा सकते हैं। तो ये होती है स्टेप किसी भी खेती को करने की। तो सबसे पहले क्या क्या होगा एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ पर। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा आप उसमें बीज को बोएंगे। तीसरा स्टेप होगा आप उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे, ठीक है। चौथा स्टेप आपके पास होगा कि आप सिंचाई मतलब पानी डालेंगे खेत में, ठीक है। फिर आप उसकी खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। पांचवा स्टेप छठा स्टेप होगा उसे कटाई करेंगे आप अच्छे से, ठीक है, और फिर आप उसका लास्ट में भंडारण करके आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे स्टेप जो कि एक खेती करने के पूरे टिप्स थे कि ऐसे ऐसे खेती की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको बताया यहाँ पर कृषि पद्धति स्टेप बाय स्टेप, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई तक जाकर के इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना, ठीक है। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एक बार एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी समझ होगी, और आप केवल स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अगर आप किसी कंपटीशन में भी जाना चाहते हैं, स्पेशली साइंस के कंपटीशन में, तो आपको वहाँ भी इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से घर पे रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।